संजीव बालियान स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube के चैनल बालियान क्लासेस में। तो जैसा कि आप जानते हैं हम हिस्ट्री में पढ़ रहे थे खिलजी वंश और खिलजी वंश में हमने एक शासक को यानी कि पहले शासक को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को पढ़ लिया था। अब जो दूसरा शासक है वो आप लोगों के सामने है जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का ये दूसरा और दिल्ली सल्तनत का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे महानतम शासक था। दिल्ली सल्तनत का सबसे निरंकुश शासक भी अलाउद्दीन खिलजी ही था। ये जो अलाउद्दीन खिलजी था कैसे इस दिल्ली सल्तनत का शासक बना और किन किन परिस्थितियों में ये शासक बना है, एक बार हम इसको देख लेते हैं। पहले हम इसमें देख लेते हैं कि हमको इसमें पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि मैं आपको हर बार बताता हूँ, हर वीडियो में यही बताता हूँ कि हमको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर किसी ने ये इस तरह से नहीं पढ़ा है कि हमको या उसे नहीं पता है कि हमको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तो उसका पढ़ना बेकार ही है। क्योंकि किताब पलटने से कुछ नहीं होता, उसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, जो महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं वो पढ़ने होते हैं, उनके बारे में जानना होता है। इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट बातों को ही लिखा है, बाकी की जो बातें हैं वो एक कहानी है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। उस कहानी में आपको जो महत्वपूर्ण बातें लगे या महत्वपूर्ण पॉइंट लगे उसको आप नोट करते चलिएगा। यही तरीका होता है एक अच्छे नोट्स बनाने का। तो चलो इसी के साथ हम अपनी क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं हमको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्या पढ़ना है। एक बात मैं आपको और बता दूं, अलाउद्दीन खिलजी का इतिहास बहुत ही बड़ा है इसमें दिल्ली सल्तनत में, जिसको हमें महत्वपूर्ण रूप से इसको पढ़ना है, मतलब अच्छे से इसको पढ़ना है, एक भी पॉइंट्स हमको नहीं छोड़ना है। तो सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हमको इसमें पढ़ना है। तो देखते हैं हमको इसमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमको पढ़ना है इसमें इसकी उपाधि के बारे में। जो अलाउद्दीन खिलजी है इसकी जो उपाधि है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसकी सभी उपाधि तो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कुछ उपाधियां हैं इसकी, कुछ टाइटल्स है इसके जो इसके महत्वपूर्ण है, तो उनको एक बार पढ़ना है। एक बात और मैं आपको बता दूं, जो टाइटल्स होते हैं, जो उपाधि होती है, वो किसी कारण से या कोई कार्य के लिए उनको दी जाती है, और वो क्यों दी जाती है इसको जानना बहुत जरूरी है। इसी में आगे हम पढ़ेंगे इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में, इसका प्रारंभिक जीवन कैसा था, इसकी कठिनाई और कार्य के बारे में पढ़ेंगे। जब ये राजा बन जाता है तो इसके सामने क्या कठिनाई आती है और अपने राजा बनने के समय ये क्या क्या कार्य करता है, राजा बनने के दौरान शुरुआत में ही क्या क्या कार्य करता है उसके बारे में हमको पढ़ना है। इसी में हमको पढ़ना है राजत्व का सिद्धांत। जैसे बलबन का राजत्व का सिद्धांत था, ऐसे ही अलाउद्दीन का राजत्व का सिद्धांत है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूँ, जो बलबन का राजत्व का सिद्धांत है वो अधिक महत्वपूर्ण था अलाउद्दीन के राजत्व सिद्धांत से। उन्हीं की कुछ बातों को लेकर के अलाउद्दीन ने राजत्व का सिद्धांत चलाया है। इसलिए हमें पढ़ना है विद्रोह और कारण और उपाय के बारे में। जब ये अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का शासक बन जाता है तो जाहिर सी बात है कि इसके सामने विद्रोह तो होंगे ही। तो इस समय कौन कौन से इसके सामने विद्रोह हुए थे और वे विद्रोह क्यों हुए थे, उनका क्या कारण था, ये इसने पता लगाया है अलाउद्दीन खिलजी। तो हमको भी यही पढ़ना है कि उस विद्रोह के क्या कारण थे और उन कारणों को या उन विद्रोह को खत्म करने के क्या उपाय है, क्या नीतियाँ है, वो इसके बारे में हमको पढ़ना है। इसी के साथ साथ पढ़ना है हमें मंगोल आक्रमण के बारे में पढ़ना है। मैं आपको बता दूं, जो पहला मंगोल आक्रमण था वो इल्तुतमिश के समय में हुआ था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मंगोल आक्रमण हुए थे दिल्ली सल्तनत में वो अलाउद्दीन खिलजी के ही समय में हुए थे। याद रखना इस बात को, अलाउद्दीन खिलजी के ही शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे। और किस मंगोल नेता ने आक्रमण किया वो हम पढ़ेंगे इसमें।
इसके बाद हम पढ़ते हैं साम्राज्य विस्तार के बारे में कि इसने साम्राज्य विस्तार जो है किन किन कैसे कैसे किया है, किन किन शासकों को हरा करके राज्य विस्तार किया है। एक बात इसमें मैं ये बता दूं कि ये जो साम्राज्य विस्तार है, जब ये अपने साम्राज्य का विस्तार करता है तो इस समय ये सैन्य अभियान जो करता है वो दो तरह के सैन्य अभियान करता है, एक उत्तर भारत की तरफ और दूसरा दक्षिण भारत की तरफ। तो ये उत्तर भारत को भी जीतता है और दक्षिण भारत को भी जीतता है, यानी कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य को बढ़ाता है, अपने राज्य की सीमा को क्या करता है, ये बढ़ाता है। तो इसी के बारे में हमको पढ़ना है। इसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी के सुधार। अलाउद्दीन खिलजी के जो सुधार है वो क्या क्या थे, यानी कि प्रशासनिक सुधार क्या क्या था, सैन्य सुधार या सैनिक सुधार क्या क्या था, न्याय सुधार कैसा था, डाक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक सुधार कैसा था, बाजार एवं मूल्य नियंत्रण व्यवस्था क्या थी, इनके बारे में हमको पढ़ना है। अलाउद्दीन खिलजी के जो सुधार है इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है बाजार एवं मूल्य नियंत्रण। ये जो बाजार एवं मूल्य नियंत्रण था उस समय जब इसने बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने कि बाजार को कैसे नियंत्रित किया जाता है, मूल्य को कैसे नियंत्रित किया जाता है, इस बातों को आज भी अलाउद्दीन की इस बातों को आज भी प्रचलन में देखा जाता है, यानी कि ये बातें जो है आज भी कायम है। तो इसलिए ये जो सुधार है इसका सबसे महत्वपूर्ण सुधार है बाजार एवं मूल्य नियंत्रण। इसको हमें विस्तार से पढ़ना है, बहुत ही विस्तार से पढ़ना है। इसके बाद आते हैं अलाउद्दीन खिलजी की सांस्कृतिक उपलब्धि, यानी कि इसने सांस्कृतिक उपलब्धि क्या क्या हमको उपलब्धियां दी है। जैसे इसने कौन कौन से महल बनवाए हैं, इसके समय में किन किन साहित्यकारों ने क्या क्या रचना की थी और कौन इसके उसमें साहित्यकार थे। इसने अलाउद्दीन खिलजी ने किन मस्जिदों का या किन किलों का निर्माण करवाया है, ये सब हम जो है सांस्कृतिक उपलब्धि के उसमें देखेंगे। इसके बाद आता है इसके जो मृत्यु है वो कब होती है और क्यों होती है, क्या इसकी कोई मृत्यु है या हत्या करता है, कैसे करता है, वो सब इसमें हम देखेंगे। और इसके बाद में कौन खिलजी वंश का उत्तराधिकारी बनता है, इसको हम देखने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो क्लास है ये कुछ लंबी हो सकती है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का जो इतिहास था वो 20 वर्षों का था। और 20 वर्षों का इतिहास, इसका मतलब ये नहीं कि इसका जो इतिहास था नासिरुद्दीन महमूद की तरह का था। जो नासिरुद्दीन महमूद का जो इतिहास था वो 20-21 वर्षों का ही था। लेकिन मेरे भाई मैं आपको बात बता दूं, इसमें हमको बहुत सारी बातें पढ़नी है, बहुत सारी बातें सीखनी है कि ये इसने क्या क्या महान कार्य किए हैं। इस वजह से इसका जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा हो जाता है, व्यापक हो जाता है। तो इसमें जो क्लास है वो थोड़ी लंबी हो सकती है, एक वीडियो भी बन सकती है या 2 या 3 वीडियो भी इसकी बन सकती है। मैं आपको सिर्फ ऊपर से ही पढ़ाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि आप उसके बारे में पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त करें या पूरी नॉलेज लें उसके बारे में, क्या है क्या नहीं। काम चलाओ नहीं पढ़ाना चाहता मैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं अलाउद्दीन खिलजी को। जो अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल है वो 1266 से 1316 ईस्वी का शासनकाल है, यानी कि 20 वर्षों का शासनकाल है। यहीं पर अगर आपको पूछ लिया जाए कि ये जो अलाउद्दीन है, अलाउद्दीन का मतलब क्या होता है, अलाउद्दीन जो है इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि कोई भी नाम हो उसका कुछ ना कुछ मतलब जरूर होता है, बिना मतलब के कोई नाम नहीं होता।
बिना मतलब के नाम नहीं होता, वो शब्द ही नहीं होता, तो इसका कोई ना कोई मतलब होता है। अलाउद्दीन का मतलब होता है स्वामी का, वो ईश्वर का सेवक, ईश्वर का सेवक। धर्म का बड़प्पन, न्याय का बड़प्पन, इसी को कहा गया है अलाउद्दीन। यानी कि धर्म में जो बढ़िया काम करता है उसी को क्या कहा जाता है, अलाउद्दीन कहा जाता है। जैसे अगर आपके परिवार वालों में से कोई इस तरह का व्यवहार करता है कि जिससे आपको बुरा लगता है या आप पर लगता है कि हम पर पाबंदी कर रहा है, तो आप उसको क्या कहते हो, आप उसको हिटलर कह के बुलाते हो ना। तो ऐसे ही कोई भी अच्छा काम करता था धर्म के उसमें, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको अलाउद्दीन कहा जाता है। हिंदी में नहीं कहा जाता, अरबी भाषा में कहा जाता है। तो अरबी भाषा में अलाउद्दीन का मतलब होता है ईश्वर का सेवक। इसका जो शासन काल था वो 1296 से 1316 ईस्वी में था, और इसका जो जन्म हुआ था वो 1266 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था सिरसा के क्षेत्र में, यानी कि सिरसा एक जिला पड़ता है हरियाणा में, वहाँ पर इसका जन्म हुआ था। 1296 ईस्वी में जब इसका राज्याभिषेक होता है, तो ये राज्याभिषेक लाल भवन या लाल महल में करता है। जो लाल भवन या लाल महल है वो बलबन ने बनवाया था। किसने बनवाया था, बलबन ने इसको बनवाया था दिल्ली में ही। जैसे इसका जो चाचा था जलालुद्दीन खिलजी, वो किले खोरी में अपना राज्याभिषेक करवाता है, और किले खोरी को कौन बनवाता है, कैकूबाद बनवाता है। ऐसे ही लाल भवन को किसने बनवाया था, बलबन ने बनवाया था। ठीक है, तो इसके बाद आता है इसके जो पिता थे उसका नाम था सिहाबुद्दीन मसूद खिलजी। क्या नाम था, सिहाबुद्दीन मसूद खिलजी। ये जो सिहाबुद्दीन थे ये बलबन की सेना में सेना नायक थे। ये बलबन की सेना में क्या थे, सेना नायक थे, और आज समय में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। इस समय जो अलाउद्दीन खिलजी है ये बहुत ही छोटी उम्र में होते हैं, 6 से 7 साल की उम्र में होते हैं जब इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनका पालन पोषण, अलाउद्दीन खिलजी का पालन पोषण इनका चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी करता है, और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ही इसको एक अच्छा सेना नायक भी बनाता है, एक अच्छा सेनापति बनाता है, एक निपुण सैनिक बनाता है। वह इसको घुड़सवारी सिखाता है, तलवारबाजी सिखाता है। क्योंकि ये जो जलालुद्दीन था इसकी शिक्षा में मन नहीं लगता था, शिक्षा में रुचि नहीं थी, ये पढ़ा लिखा नहीं था। अलाउद्दीन जो था ये कैसा था, अनपढ़ था। और इस बात का ये जिक्र भी करता है, आगे जिक्र करता है, मैं बताऊंगा कहाँ पे। ये कहता है कि मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। तो ये था इसका एक परिचय। इसके बाद आती है इसकी उपाधि। एक बार इसकी उपाधि को देख लेते हैं। इसकी जो उपाधि थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से इसकी उपाधि बहुत महत्वपूर्ण है, और ये जो है हर बार कहीं न किसी उस पे क्वेश्चन को पूछा जाता है। कभी पीसीएस के लेवल पर पूछा जाता है, या यूपीएससी के लेवल पर पूछा जाता है, या उससे नीचे लेवल पर भी इनको पूछा जाता है। तो एक बार देख लेते हैं यामीन उल खिलाफत। यामीन उल खिलाफत जो है इसको उपाधि दी गई थी। यामीन उल खिलाफत की उपाधि किसको दी गई थी, अलाउद्दीन खिलजी को दी गई थी। क्यों इसको उपाधि दी गई थी, इसका भी कारण था। मैंने आपको बताया था कि जो उपाधि दी जाती है वो किसी एक कारण नहीं दी जाती, कोई ना कोई उसका रीज़न होता है, तो ही उसको उपाधि दी जाती है, या फिर वो कोई ऐसा काम करता है जिससे वो उस उपाधि दी जाती है। तो इसको उपाधि दी गई थी यामीन उल खिलाफत। इसको ये उपाधि इसलिए दी गई थी क्योंकि जो खलीफा थे उनकी सत्ता को ये स्वीकार नहीं करता था। जो बलबन था वो खलीफा की सत्ता को या खलीफा की राजनीतिक सत्ता को स्वीकार करता था, लेकिन अलाउद्दीन उनकी सत्ता को स्वीकार नहीं करता था। क्या मतलब हुआ इसका, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो आप गवर्नमेंट
जॉब करने वाले हैं, अगर आप जो गवर्नमेंट जॉब में लग गए और करने वाले हैं तो आपको लेटर दिया जाता है, और जो लेटर दिया जाता है उस पर बाकायदा मोहर लगी होती है, जिससे आप जो है वैध कहलाते हो। क्या कहलाते हो? वैध कहलाते हो, वैलिड कहलाते हो कि ये अब वैलिड है। लेकिन अगर उस पर मोहर न लगी हो तो आप वैलिड नहीं होगे, आप क्या होगे? इनवैलिड होगे। ऐसे ही जब दिल्ली सल्तनत का कोई सुल्तान बनता था तो जो बगदाद के खलीफा होते थे वो एक पत्र लिखते थे, औपचारिक पत्र, जिसमें ये लिखा होता था कि ये व्यक्ति दिल्ली सल्तनत का या भारत का राजा या शासक या सुल्तान है, हमने इसको सुल्तान घोषित कर दिया है, हमने इसको वैध पत्र दे दिया है। तो तब उसको पूरी दुनिया में दिल्ली का सुल्तान या भारत का शासक जाना जाता था। और ऐसा सुल्तान यानी कि वैध पत्र प्राप्त करने वाला जो ऐसा सुल्तान था वो पहला सुल्तान इल्तुतमिश था, जिसको 1229 ईस्वी में ये वैध पत्र दिया गया था। ठीक है, ऐसे ही बलबन को दिया गया था। ऐसे ही अलाउद्दीन का समय आता है तो अलाउद्दीन कहता है कि मुझे इन पत्रों की या इन वैध की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने बलबूते पर शासक बना हूँ, अपनी तलवार के बल पर शासक बना हूँ, मुझे किसी की सत्ता की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी के दबाव में आकर राजा नहीं बना हूँ। तो ये जो है उनकी जो वो है सत्ता है, उसको क्या करता है? मानने से इनकार कर देता है। इसलिए इसको क्या पुकारा जाता है? इसको कहा जाता है कि भाई ये तो क्या है, ये यामीन उल खिलाफत है। इसी के साथ में इसको द्वितीय सिकंदर की उपाधि दी जाती है। किसकी उपाधि दी जाती है? द्वितीय सिकंदर की। पहला कौन था? पहला तो यूनान का ही वो था, अलेक्जेंडर तृतीय जिसको कहा जाता है, जिसका नाम था सिकंदर महान। ठीक है, जो सिकंदर था कहते हैं कि उसने पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर ली थी, और पूरे विश्व में विजय प्राप्त करने के बाद में एक जगह बची थी, एक देश बचा था, एक महाद्वीप बचा था जिसको कहते हैं भारत। प्रायद्वीप एक बचा था जिसको बोलते हैं भारत। तो भारत पर कहते हैं कि इसने विजय प्राप्त नहीं की थी, ये कुछ क्षेत्र को जीत करके, पंजाब क्षेत्र को जीत करके ये वापिस ही चला गया था। लेकिन जो यूनान के इतिहासकार हैं वो इस बात को नहीं मानते। वो तो ये कहते हैं कि सिकंदर ने भारत पर विजय प्राप्त कर ली थी, और जब सिकंदर ने भारत पर विजय प्राप्त कर ली थी तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे अब विश्व विजेता कहा जाएगा, सिकंदर को, दुनिया को जीतने वाला। और ये जो बातें हैं ये यूनानी किताबों में ही मिलती है। यूनान के इतिहासकार ही इस बात को लिखते हैं कि सिकंदर जो था क्या था? विश्व विजेता था। ऐसे ही ये जो था अलाउद्दीन खिलजी, जब ये राजा बन जाता है तो ये 2 योजनाएं बनाता है। कितनी योजनाएं बनाता है? 2 योजनाएं बनाता है। पहली योजनाएं बनाता है विश्व विजेता बनने की, और दूसरी बनाता है नवीन धर्म चलाने की। जब ये राजा बन जाता है तो इसकी महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि उस समय ये अपने से ताकतवर किसी को नहीं समझता। ये चाहता है कि मैं भारत को जीत लिया है एक तरह से, इसका राजा बन गया हूँ, तो अब मैं विश्व को जीतूंगा, विश्व विजय अभियान के लिए निकल जाऊंगा। लेकिन इसी समय इसका जो एक वो होता है, बोलते हैं महामंत्री बोल सकते हो आप, लेकिन वो होता है कोतवाल, दिल्ली का कोतवाल, जिसका नाम होता है इमाम मुल्क। जिसका क्या नाम होता है? इमाम मुल्क उसका नाम होता है। ठीक है, अलाउ मुल्क, उसका क्या नाम होता है? उसका नाम होता है अलाउ मुल्क। जो दिल्ली का कोतवाल होता है उसका नाम होता है अलाउ मुल्क। सिर्फ वही एक पहला और आखिरी आदमी होता है जो राजा के सामने या सुल्तान के सामने कुछ भी बात कहने की हिम्मत रखता है। लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं थी जो अलाउद्दीन के सामने कुछ भी बात रख सके या कुछ भी कह सके। ये बड़ा ही निरंकुश था।
क्योंकि इस पर किसी का भी अंकुश नहीं था। तो एक अलाउ मुल्क ही ऐसा व्यक्ति था जो बात को कह सकता था। तो उसने इसको कहा कि साहब, तुम जो हो विश्व विजेता बनने का सपना तो देख रहे हो, लेकिन विश्व विजेता बनना इतना आसान नहीं है। ये बोलता है क्यों आसान नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, सेना है, अच्छी सेना है, और मैं एक महान शासक भी हूँ, महान सेनापति भी हूँ। हाँ, ये बात सही है। जब सिकंदर जो है विश्व विजय प्राप्त कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो ये जो है, क्या नाम है इसका, अलाउ मुल्क, ये कहता है देखो साहब, तब की बात और थी। तब सिकंदर के सामने कोई ऐसा राजा नहीं था जो उसका मुकाबला कर सके। एक ही राजा उसको मिला था, पोरस, तभी वो वापस चले गया था, लेकिन उसके बाद कोई और राजा नहीं था। लेकिन तुम्हारे सामने तो बहुत बड़े बड़े राजा हैं। अभी तुम भारत में ही देखोगे, यहाँ पर आपको बहुत बड़े राजा मिलेंगे जिनसे आपका सामना होगा। तो वो कहता है कि इस सपने को आप त्याग दो, इस योजना को क्या कर दो, छोड़ दो। वो कहता है अगर तुम्हें विश्व विजेता ही बनना है तो पहले भारत पर विजय प्राप्त करो, पहले भारत को जीतो। जब आप भारत को जीत जाओगे तो आपकी शक्ति और बढ़ेगी, आपकी सेना और बढ़ेगी, दुनिया में आपका डंका बजने लगेगा, लोग आपसे भयभीत होने लगेंगे, और तब आप विश्व विजय के बारे में सोचना। तो सिकंदर, ये अलाउद्दीन खिलजी कहता है हाँ, ये बात सही है, आप जो कह रहे हो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। तो ये उस बात को मान जाता है। लेकिन दूसरी बात आती है नया धर्म चलाना, यानी कि नई धार्मिक परंपरा को चलाना। अब ये अलाउ मुल्क एक बात और कहता है कि साहब अगर गुस्सा ना करो तो एक बात और बोलो। तो अलाउद्दीन कहता है बोल भाई, तुझे बोलने का जो है परमिशन मिली हुई है, तुम बोल सकते हो, अब क्या बात करनी है। अब एक सपना तो तुमने तोड़ ही दिया, अब कौन सा सपना तोड़ना चाहते हो। तो वो कहता है कि साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके हाथ में तलवार है। हाँ है, तलवार है, क्योंकि ये मेरी रक्षा के लिए भी है, और जो कोई ज़्यादा बोलता है उसके गर्दन काटने के लिए भी काम आती है। और साहब आप दूसरी तरफ कह रहे हो कि मैं धर्म की बात करना चाहता हूँ या नए धर्म को चलाना चाहता हूँ, जबकि कोई भी धर्म हो वो हिंसा को बढ़ावा नहीं देता। आप तो हिंसा कर रहे हो, आप तो तलवार दिखाकर लोगों को भयभीत कर रहे हो। ऐसे नए धर्म का कैसे प्रचलन होगा, कैसे नया धर्म स्थापित होगा। तो ये बात भी उसके समझ में आ जाती है। अलाउद्दीन कहता है हाँ, ये बात भी सही कह रहे हो आप। तो वो कहता है कि आप इसको त्याग दो, तलवारों को त्याग दो, और धीरे धीरे से अपने प्रति जो है जनता को लगाव करो, प्यार करो, जिससे वे आपसे कम भयभीत हो। तब आप जो है नए धर्म का वो कर सकते हो, जो नया धर्म है उसको प्रारंभ कर सकते हो। तो ये कहता है अलाउद्दीन खिलजी कि हाँ, ये भी बात सही है, तो वो इसको त्याग देता है। इसी वजह से देखो, ये जो है विश्व विजेता तो नहीं बन पाता, पूरे विश्व को नहीं जीत पाता, लेकिन हाँ इतिहासकार इसी सोच की वजह से हाँ, कोई तो है यार जिसने सोचा है, कोई तो है जिसने सोचा। इसी सोच की वजह से इसको क्या कहा गया, द्वितीय सिकंदर कहा। क्या कहा, द्वितीय सिकंदर कहा गया। इसके बाद आता है सिकंदर सानी। सिकंदर सानी भी इसी को कहा जाता है, यानी कि सिकंदर का सानी। एक आता है जनता का चरवाहा। इसको जनता का चरवाहा भी कहा गया है। देखो, ये जो भी राज्य के लिए कोई भी काम करेगा, इसने कहा है कि मैं जो भी राज्य के लिए कोई भी काम करूंगा तो वो जनता के लिए लोक कल्याणकारी होगा, जनता के लिए कल्याणकारी होगा, परोपकारी होगा, अच्छा होगा, उनकी भलाई के लिए होगा। इसी वजह से इसको क्या कहा गया, इसी वजह से जनता का चरवाहा कहा गया। इसको युग विजेता भी कहा गया। इसको क्या कहा गया, युग विजेता भी कहा गया। इसको पृथ्वी का सुल्तान या पृथ्वी के शासकों का सुल्तान भी कहा गया।
इसको विश्व का सुल्तान कहा गया है। क्या कहा गया? विश्व का सुल्तान। इसको विश्व का सुल्तान क्या कहा गया है? इसको पृथ्वी के शासकों का सुल्तान कहा गया है। और ये बातें किसने कही थी? ये बातें अमीर खुसरो ने कही थी। इनकी इस उपाधियों का वर्णन कहाँ मिलता है? अमीर खुसरो की बुक में मिलता है, ग्रंथ में मिलता है। इसी के साथ साथ इसको सल्तनत काल का समुद्रगुप्त भी कहा गया है। क्या कहा गया? सल्तनत काल का समुद्रगुप्त भी कहा गया है। जैसे गुप्त वंश का एक राजा हुआ है जिसका नाम था समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त जो था उसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेपोलियन कहा जाता है। लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी था उसको भारत का या दिल्ली सल्तनत का समुद्रगुप्त कहा जाता है। जिस तरह से समुद्रगुप्त ने पूरे भारत पर विजय प्राप्त की थी, यानी कि दो तरह के अभियान उसने किए थे, एक उत्तर का अभियान और एक दक्षिण का अभियान। उसी तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने भी दो ही तरह के अभियान किए थे, एक उत्तर भारत का अभियान और एक दक्षिण भारत का अभियान। और दोनों अभियान को इसने जीता था। दोनों अभियान को इसने जीता था। इसी वजह से इसको क्या कहा गया? सल्तनत काल का समुद्रगुप्त कहा गया। इसका जो बचपन का नाम था वो था अली गुस्सास्प। क्या नाम था? अली गुस्सास्प। अली गुस्सास्प इसके बचपन का नाम भी था और इसका वास्तविक नाम भी क्या था? अली गुस्सास्प। तो ये थी इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में कुछ बातें जो मैंने आपको बता दी है। अगर आपसे यहाँ पूछ लिया जाए कि ये प्रारंभ में यानी कि जलालुद्दीन के समय जब ये नौकरी करने के लायक हुआ, 18 साल का हो गया, जॉब करने के ये लायक हुआ, तो इसको किस पद पर रखा गया था? तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि इसको अमीर तुजूक के पद पर रखा गया था। किसके पद पर? अमीर तुजूक। अमीर तुजूक के पद पर इसको रखा गया था। तुजूक का मतलब यहाँ पर होता है सेनापति। तो सेनापति का पद इसको दिया था क्योंकि ये बड़ा अच्छा सेना नायक था। हर विद्या में ये निपुण था, चाहे वो तलवारबाजी हो या भालेबाजी हो, कुछ भी हो, ये इसके अंदर एक सेना नायक के गुण थे। इसी वजह से इसको सेनापति का पद दिया गया। जो अलाउद्दीन खिलजी है इसके 3 भाई थे। जो अलाउद्दीन खिलजी है इसके कितने भाई थे? इसके 3 भाई थे और तीनों में एक नाम आता है। इन तीनों में एक नाम आता है, उसका जो नाम है अल्मास बेग। क्या नाम है? अल्मास बेग उसका नाम है। क्या नाम है? अल्मास बेग। इसका जो नाम है अल्मास बेग इसके भाई का नाम है और यही इतिहास में हमको इसी का ही नाम मिलता है। अल्मास बेग को अमीर आखूर का पद जलालुद्दीन ने दिया था, यानी कि जो अश्वशाला होती है उसका अधिकारी अल्मास बेग को बनाया गया था। ठीक है, यहाँ पर एक दो बात बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो अल्मास बेग को कौन सा अधिकारी बनाया गया? अमीर आखूर का। दूसरा, अल्मास बेग को कौन सी उपाधि से नवाजा गया? तो जो अल्मास बेग था इसको एक उपाधि दी गई थी और उस उपाधि का नाम था उलूग खां। क्या नाम था? उलूग खां। उलूग खां की उपाधि बलबन को भी दी गई थी, उलूग खां की उपाधि इसको भी दी गई थी। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा कि उलूग खां की उपाधि किसको दी गई थी और ऑप्शन में आपको ऐसे नहीं देगा कि बलबन भी दे दिया और अल्मास बेग भी दे दिया। नहीं, ऐसी गलती नहीं करेगा जो एग्जामिनर है, ऐसी गलती नहीं करेगा। वो या तो अल्मास बेग का ही नाम देगा या फिर बलबन का ही नाम ऑप्शन में देगा। तो जो उलूग खां है, उलूग खां की उपाधि बलबन को भी दी गई थी, अल्मास बेग को भी दी गई थी और आगे चल के जो उलूग खां मंगोल नेता है वह भी आने वाला है, जो जलालुद्दीन के समय में भी था। तो यहाँ पर ध्यान देना है आपको, एक ही नाम के बहुत सारे व्यक्ति मिल सकते हैं लेकिन कहाँ किसका रोल था ये याद रखना है। इसके बाद आता है इसके प्रारंभिक कठिनाई में और कार्य के बारे में। जब ये राजा बन जाता है तो इसके सामने क्या क्या कठिनाई आती है और ये क्या क्या कार्य करता है। तो जब ये राजा बनता है 1296 ईस्वी में, कब बनता है? जब ये 1296 ईस्वी में
दिल्ली का सुल्तान बनता है तो दिल्ली की जनता इससे घृणा करने लगती है, नफरत करने लगती है, क्योंकि इसने अपने चाचा की हत्या कर दी थी और इस वजह से दिल्ली की जो जनता थी इससे भयभीत होने लगी थी। अब जो किसी से भयभीत होगा वो उससे प्यार थोड़ा ही करेगा, घृणा ही करेगा। तो वो जो है जनता इससे क्या करने लगी थी, घृणा करने लगी थी, प्रजा जो है घृणा करने लगी थी। और जलाली सरदार इसके असंतुष्ट थे, यानी कि जो जलालुद्दीन के जो सरदार थे वो इससे क्या थे, असंतुष्ट थे, क्योंकि उन्होंने अलाउद्दीन ने जलाली सरदारों के जो सरदार थे जलालुद्दीन, उनकी हत्या कर दी थी। जो अरकली खां था, ये अरकली खां जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का पुत्र था। अरकली खां मुल्तान का प्रांतपति था, यानी कि जो मुल्तान है, मुल्तान का क्या था, सूबेदार था या प्रांतपति था। तो इसके समय में ये बहुत सारी कठिनाई आई थी, जनता इससे घृणा करने लगी थी, जलाली सरदार इसके खिलाफ हो गए थे, अरकली जो था ये भी इसके खिलाफ हो गया था। अब जो पंजाबी खुक्कर थे, खुक्कर जनजाति जो थी पंजाब की, वो भी इनके खिलाफ हो गई थी, अलाउद्दीन के खिलाफ। और जब जलालुद्दीन की मृत्यु हो जाती है तो कुछ राज्य जो है स्वतंत्र हो जाते हैं, यानी कि किसी राजा के अधीन कार्य नहीं करते, वो अपना राजा खुद होते हैं। तो इस समय जो गुजरात था, रणथंबोर था, जो गुजरात था, रणथंबोर था, जो चित्तौड़ था, जो लखनऊ थी यानी कि बंगाल था, वे कैसे हो गए थे, वे स्वतंत्र हो गए थे। तो ये भी समस्या इसके सामने थी कि जो स्वतंत्र हो गए थे उनको अपने अधीन इसको लाना था। इसके बाद में जो दूसरी समस्या थी, वो दूसरी समस्या थी मंगोल आक्रमण। तो मंगोल आक्रमण इसके समय की बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण इसी के समय में हुए थे। इसको समय ही नहीं मिलता था बैठने का। जब भी ये बैठना चाहता था, महल में आराम करना चाहता था, तभी मंगोल आक्रमण शुरू हो जाते थे। बहुत सारे मंगोल आक्रमण इसके समय में हुए हैं। जलालुद्दीन खिलजी की जो विधवा थी, देखो जो ये जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या हो जाती है तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की जो विधवा होती है उसका नाम भी मल्लिका जहां होता है, और जो जलालुद्दीन की माता होती है उसका नाम भी मल्लिका जहां होता है। इतिहास में ऐसा ही मिला है देखने को या पढ़ने को। तो जो मल्लिका जहां होती है वो अपने पुत्र, याद रखना, वो अपने पुत्र कदर खां यानी कि जलालुद्दीन का जो दूसरा पुत्र था, क्या नाम था उसका, कदर खां को रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा देती है और उसकी अंगरक्षिका बनकर या उसकी रक्षिका बनकर दिल्ली सल्तनत को संभालती है। जब रुकनुद्दीन इब्राहिम या कदर खां दिल्ली सल्तनत का शासक बन जाता है, राजा बन जाता है, तो इस समय जो मुल्तान में अरकली खां होता है वो आ रहा होता है दिल्ली की रक्षा करने के लिए, क्योंकि दिल्ली में विद्रोह हो गया था, तो दिल्ली की रक्षा करने के लिए वो आ रहा होता है। जब उसको पता चलता है कि कदर खां दिल्ली का सुल्तान बन गया तो इस बात से वो नाराज हो जाता है, और जब वो नाराज हो जाता है तो वो दिल्ली की रक्षा करने के बजाय वापस मुल्तान में ही लौट जाता है। इसी अवसर का फायदा उठाता है अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना तैयार करता है, और जब वो सेना तैयार कर लेता है तो दिल्ली की तरफ कूच करता है। जब वो दिल्ली की तरफ कूच करता है अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली पर आक्रमण कर देता है, और दिल्ली पर आक्रमण करने के बाद में कदर खां को और जो इसकी माता मल्लिका होती है, माता मल्लिका जहां, इसकी जो माता होती है मल्लिका जहां, उसको क्या कर देता है, उसको पराजित कर देता है। और मल्लिका जहां और कदर खां और अन्य जो जलाली परिवार होता है वो भाग करके मुल्तान में अपने भाई अरकली के यहाँ में शरण ले लेते हैं। तो इस तरह से ये जो है वहाँ पहुँच जाता है और अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक बन जाता है।
अक्टूबर 1266 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक होता है। तो जलालुद्दीन की विधवा पुत्र कदर खां रुकनुद्दीन इब्राहिम को गद्दी पर बैठाया है। अरकली खां क्रोधित हुआ था। अरकली खां इस बात से क्या हो गया था? क्रोधित हो गया था। एक ने अवसर का लाभ उठाकर दिल्ली की गद्दी पर बैठने की योजना बनाई। धन व प्रश्रय देकर विरोधियों को अपने पक्ष में भी इसने मिलाया था। क्योंकि इस अवसर का फायदा उठाया तो इसके पास पता है बहुत धन था। कुछ धन जो है उनको लोगों को दिया और उनको अपनी तरफ मिला लिया था। इस तरह से अपनी सेना का इसने गठन किया था। तो ये तो बातें थी इसके प्रारंभिक कार्य और कठिनाई के बारे में। इसके बाद में हम पढ़ते हैं इसके राजत्व सिद्धांत के बारे में कि ये जो है अलाउद्दीन खिलजी, इसका राजत्व सिद्धांत कैसा था। तो एक बार इसको हम पढ़ लेते हैं। जो राजत्व सिद्धांत है अलाउद्दीन खिलजी का, जो राजत्व सिद्धांत है, उसकी जो जानकारी है हमें कौन देता है? उसकी जानकारी ये महाशय जी देते हैं जिनका नाम है अमीर खुसरो। तो कौन देते हैं? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ही अपनी पुस्तक में लिखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व सिद्धांत के बारे में। जो ये राजा था ये निरंकुशता में विश्वास करता था, यानी कि बहुत बड़ा ये निरंकुशवादी था। ये नहीं चाहता था कि, ये कहता था कि कोई भी राजा किसी के दबाव में आकर काम नहीं कर सकता और ना ही उसको किसी के दबाव में आकर काम करना चाहिए। जो राजा है, जो शासक है, उसको निरंकुश होना चाहिए। इसलिए ये क्या करता था? ये निरंकुशता में विश्वास करता था। धर्म और राजनीति को इसने पृथक किया हुआ था। जो धर्म था और जो राजनीति थी वो एक नहीं थी। बचपन के समय धर्म और राजनीति दोनों एक थी, लेकिन इसने अलाउद्दीन खिलजी ने धर्म को राजनीति से बिल्कुल अलग कर दिया था। और ऐसा करने वाला ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। धर्म और राजनीति को पृथक करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ही था। इसके जो राजत्व सिद्धांत है उसमें साम्राज्यवाद भी आता है, यानी कि साम्राज्य का विस्तार करना इसके राजत्व सिद्धांत में ही आता है। यह शासक को ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं मानता था। यह शासक को ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं मानता था, जबकि बलबन ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। न्यायपति खुदाई माना है, लेकिन ये जो अलाउद्दीन खिलजी है ये नहीं मानता था। ये कहता था कि जो सत्ता है वो अपने बल पे प्राप्त की जाती है और मैंने इस सत्ता को अपने बल से प्राप्त किया है। मैंने किसी भगवान या अल्लाह का सहारा नहीं लिया है, मैंने इसको अपनी तलवार के बल पर प्राप्त किया है। और यही बात कहता है अलाउद्दीन खिलजी कि जो सत्ता है तलवार के बल पर ही प्राप्त की जा सकती है। इसके अनुसार सत्ता का स्रोत शक्ति में निहित होता है। जिसके पास शक्ति होगी वही सत्ता का वो क्या करेगा? भोग करेगा, यानी कि सत्ता को प्राप्त करेगा। ऐसा आदेश देता था जो राज्य की। ये जो अलाउद्दीन खिलजी है इसके राजत्व सिद्धांत में ही आता है कि जब ये अपने राजा को या प्रजा को आदेश देता था तो वो आदेश जो है ऐसा होना चाहिए जो जनता की भलाई के लिए हो, उसे जनता मानती हो। तो ऐसा आदेश देता था जो राज्य की भलाई के लिए है। इसी में ये कहता है, देखो इसी में ये कहता है कि मैं नहीं जानता सरा उनकी आज्ञा प्रदान करता है या नहीं। जो सरा शरीयत होता है, इस्लामिक कानून होता है, वो किस तरह की आज्ञा देता है मैं नहीं जानता। जिस तरह की जनता को मैं आज्ञा दे रहा हूँ वो सरा या शरीयत में लिखी है या नहीं ये मैं नहीं जानता। जो मैंने आदेश दे दिया वो सही है या गलत वो मैं देखूंगा। शरीयत के अनुसार नहीं चलता था ये। एक ने धर्म की स्थापना और विश्व विजेता की योजना बनाई। बर्नी के अनुसार इसने ये योजना बनाई थी। बर्नी ने इस बात का अध्ययन किया है वर्णन कि विश्व विजेता की जो योजना बनाई थी इसने
अलाउद्दीन खिलजी ने। लेकिन काजी अलामुल के सुझाव में इन्हें इसके क्या कर दिया, त्याग दिया था। इसने बताया कि एक का राजा तो जनता के स्नेह और भक्ति के बिना संभव नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी ने ही बताया था कि जो राजत होता है, राजत का सिद्धांत होता है, वो जनता के स्नेह यानी कि जनता के प्यार और भक्ति के बिना संभव नहीं है। जनता का प्यार जीतिए, उनको अपने पक्ष में कीजिए, तभी आपका राजत जो सिद्धांत है तभी सफल है, अन्यथा वो सफल नहीं है। इसी में आगे अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं कि ये काजी मुगीस को कहते हैं। किसको कहते हैं? काजी। उसके समय में एक काजी हुआ था जिसका नाम था मुगीस। तो मुगीस को ये कहते हैं, वार्तालाप जब होती है तो ये कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी, देखो भाई मुगीस साहब, मौलवी साहब, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, न मुझे कुछ ज्ञान है, न मैं कभी कुरान पढ़ी है, न मैंने कभी कोई किताब ही पढ़ी है, लेकिन मैं फिर भी मुसलमान पैदा हुआ हूँ और मेरे पूर्वज भी मुसलमान रहे हैं। इस बात को ये कहता है अलाउद्दीन खिलजी। और आपसे कथन में पूछ सकता है कि ये कथन किसका है, तो ये कथन किसका है? अलाउद्दीन खिलजी का ये कथन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। इसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल के विद्रोह। जब इसके शासन में कौन कौन से विद्रोह हुए थे और उन विद्रोह का क्या कारण था और उन विद्रोह को इसने खत्म करने के क्या उपाय बताए, तो इन बातों को अब हम देख लेते हैं। तो इसके समय में कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह हुए थे, जिसमें पहला विद्रोह था नव मुस्लिमों का विद्रोह। ये जो नव मुस्लिम थे, ये जलालुद्दीन के समय में ही दिल्ली में आकर बस जाते हैं, जिसको मंगोलपुरी के नाम से जाना जाता है। 400 के आसपास जो है उलूग खां के नेतृत्व में ये आदमी आकर बस जाते हैं। अब ये धीरे धीरे इनको अच्छे पद मिलते हैं, रोजगार मिलने लगते हैं, तो अलाउद्दीन की सेना में भी ये भर्ती हो जाते हैं। जब अलाउद्दीन की सेना में ये भर्ती हो जाते हैं तो कहते हैं 1299 में ये गुजरात विजय पर जाता है। और गुजरात विजय का अभियान जब कर रहा होता है तो ये जब वापस लौटता है तो राजस्थान में एक जगह पड़ती है जालोर के निकट में उलूग खां और नुसरत खां कहते हैं, दो आदमी हैं, ये नव मुस्लिमों के ही समर्थक है। ये आते हैं, ये इसकी सेना में नहीं है, ये आते हैं और ये बीच रास्ते में रोक करके इसको बोलते हैं अलाउद्दीन खिलजी को कि जो आपने धन लूटा है उसका 4/5 भाग हमें दीजिए, लूट का 4/5 हमें दीजिए। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी इस बात को मना कर देता है। जब वो मना कर देता है तो इन दोनों के बीच में विद्रोह हो जाता है, युद्ध हो जाता है। इस युद्ध में जो नुसरत खां है ये मारा जाता है और इसके साथ साथ में अलाउद्दीन खिलजी का एक भतीजा भी मारा जाता है। जब ये विद्रोह में मारे जाते हैं तो यहाँ पर विद्रोह तो समाप्त हो जाता है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी इतने गुस्से में होता है, जब दिल्ली आता है तो दिल्ली में अमानवीय व्यवहार करता है, यानी कि कत्लेआम करता है। ये स्त्रियों को, बच्चों को, बूढ़ों को, किसी को भी नहीं छोड़ता, ये कत्लेआम कर देता है, इतना गुस्से में रहता है। तो जो पहला विद्रोह हुआ था वो नव मुस्लिमों का विद्रोह हुआ था और ये नव मुस्लिमों के ही नेता थे उलूग खां और नुसरत खां। दूसरा विद्रोह होता है अकद खां के नेतृत्व में। ये जो अकद खां है ये अलाउद्दीन का भतीजा है। किसका भतीजा है? अलाउद्दीन का भतीजा है। लेकिन पुत्र किसका है? कोई आपसे पूछ ले कि जो अकद खां है वो किसका पुत्र है, क्या बताओगे? अच्छा, मैं इसको थोड़ा आगे पढ़ लेता हूँ और उसके बाद में आप मुझे बताना कि अकद खां किसका पुत्र था। लेकिन शर्त ये है कि आप कहीं सर्च नहीं करोगे। तो आप अगर जानते हो, आपने हिस्ट्री पढ़ी हो अच्छे से, तो आप बता पाओगे। तो जरा बताइए कि जो अकद खां थे वो किसके पुत्र थे। इससे आगे मैं आपको ये बताता हूँ
जो अकद खां था वो अलाउद्दीन खिलजी का भतीजा था और इसने नव मुस्लिमों के साथ मिलकर के विद्रोह कर दिया था, क्योंकि जब ये अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर में थे, देखो जो राजगद्दी होती है, जो सिंहासन होता है, उसका हर कोई धोखा रहता है। तो जब सिंहासन से दूर कोई व्यक्ति चला जाता है तो उसको पाने के लिए कोई ना कोई खड़ा होता है, और उसको पाने के लिए हिम्मत वही जुटा पाता है जिसमें दिल होता है, ताकत होती है, शक्ति होती है। तो अकद खां भी ऐसा ही था, इसने भी अपनी गर्दन अलाउद्दीन के सामने उठाई। जब अलाउद्दीन रणथंभौर में अपने विजय का जश्न मना रहे थे, रणथंभौर में क्या कर रहे थे, ये अपने विजय का जश्न मना रहे थे, तो इसी समय नव मुस्लिमों के साथ मिलकर तिलपत में, तिलपत एक जगह है, तिलपत में अकद खां इसके विद्रोह कर देता है, इसके खिलाफ क्या कर देता है, विद्रोह कर देता है। और ये जो है, जब विद्रोह कर देता है तो ये बात पता लग हाँ, नव मुस्लिमों के साथ क्या करता है, तिलपत में विद्रोह कर देता है। ये जो तिलपत है, तिलपत में जो अलाउद्दीन खिलजी है रणथंभौर अभियान से वापस लौट रहा होता है, वो तिलपत में आराम करता है अपनी सेना के साथ जंगलों में। अब ये बात पता चल जाती है अकद खां को, तो ये कहते हैं कि ये आराम करता करता रहता है, घूमता रहता है, तो घूमता घूमता अपनी सेना से थोड़ा दूर चले जाता है अलाउद्दीन खिलजी। जब अलाउद्दीन खिलजी थोड़ा दूर चला जाता है तो अकद खां की सेना इस पर आक्रमण करती है। जब अकद खां की सेना इस पर आक्रमण करती है तो वहाँ पर एक कुछ चीज़ होती है, ढाल के रूप में उसको ये प्रयोग करता है, तो बच जाता है अलाउद्दीन खिलजी। तो इसमें कहते हैं कि एक इसका दास होता है, मानिक नाम का एक दास होता है, जो इस पर बाण लगते हैं वो अपनी छाती पर लगवाता है, यानी कि उसके सामने अपनी छाती कर लेता है, अपने आप को कर लेता है। तो मानिक दास यहाँ पर मारा जाता है, लेकिन अपने स्वामी की रक्षा करता है। जब वो अपने स्वामी की रक्षा कर रहा था तो इसी समय इसके जो पायक होते हैं वो आ जाते हैं, पायक मतलब अंगरक्षक, उनको भी पता चल जाता है कि अलाउद्दीन के साथ में युद्ध हो गया, तो वे भी आकर के आ जाते हैं। जब वे आ जाते हैं तो इन दोनों के बीच, अकद खां और सेनाओं के बीच में युद्ध होता है। तो कहते हैं कि अलाउद्दीन उस समय युद्ध के लायक नहीं रहता, वो घायल अवस्था में पड़ा रहता है और मूर्छित हो जाता है एक तरह से। तो ये एक कूटनीतिक चलते हैं, एक चाल चलते हैं अलाउद्दीन के सैनिक। ये कहते हैं कि साहब मारे गए हैं, इनमें सांस नहीं रही, ये मर चुके हैं। जब ये बात अकद खां को पता चलती है तो अकद खां खुश होता है और वो युद्ध में से ही वापस चला आता है। जब वो वहाँ से वापस आ जाता है अकद खां, वो दिल्ली में आ जाता है, तो दिल्ली में आकर के वो हरम में प्रवेश करता है। जब वो हरम में प्रवेश करता है तो हरम में एक मलिक काफूर नाम का व्यक्ति होता है, जो हरम का वो होता है, सरदार होता है। ये मलिक काफूर हिजड़ा होता है और इसको गुजरात विजय के बाद में या गुजरात विजय के समय में ही अलाउद्दीन खिलजी इसको खरीदता है, मलिक काफूर को, और इसको हरम का या दासों का सरदार बनाता है, उसकी देखभाल करने के लिए नियुक्त करता है। तो वो जो होता है मलिक काफूर, अकद खां को हरम में अंदर आने से मना कर देता है या घुसने नहीं देता। तो अकद वहाँ से वापस आ जाता है और दिल्ली के सिंहासन पर बैठ जाता है, यानी कि दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। अभी वहाँ उधर जो अलाउद्दीन खिलजी था उसकी मरहम पट्टी करते और उसको जो है सही कर देते हैं। 2-4 दिन के बाद में जब वो युद्ध करता है, वो आता है दिल्ली में, तो अकद खां के साथ क्या करता है, युद्ध करता है। और इस समय वो इतना नाराज जो है रहता है कि अकद खां का जो सिर है वो कलम कर देता है और विद्रोह को क्या करता है, खत्म कर देता है। इसके बाद विद्रोह होता है, मंगू खां का विद्रोह होता है। इसके बाद आता है मंगू खां का विद्रोह। तो इस समय दो व्यक्ति होते हैं, एक होता है मंगू खां, दूसरा होता है अमीर उमर। ये दोनों अलाउद्दीन खिलजी के भांजे होते हैं।
और ये जो है अलाउद्दीन के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। जो अमीर उमर होता है वो बदायूं का सूबेदार होता है, और जो मंगू खां होता है वो अवध का सूबेदार होता है। आपसे पूछ सकता है कि मंगू खां कहाँ का सूबेदार था? ये अवध का सूबेदार था, और जो अमीर उमर था वो बदायूं का सूबेदार था। तो इस समय जो अलाउद्दीन खिलजी है वो रणथंभौर में अपनी विजय का, यानी कि जो अकद खां है इसको मारने का जश्न मना रहा होता है रणथंभौर में, और इसी का फायदा उठाते हैं अमीर उमर और मंगू खां, और ये दोनों इसकी गैर हाजिरी में, अलाउद्दीन की गैर हाजिरी में क्या कर देते हैं? विद्रोह कर देते हैं। तो इन्होंने विद्रोह कर दिया, और बाद में इनका अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया? वध कर दिया। ये जो अलाउद्दीन खिलजी था ये बड़ा ही अत्याचारी था। अपना जो विरोधी थे, अपने जो दुश्मन थे, उनको बख्शता नहीं था, उनको मौका ही नहीं देता था कि वो आगे ऐसी गलती करे। इसके बाद आता है हाजी मौला। इसके बाद कौन सा आता है? हाजी मौला। देखो आपको दो नाम याद रखने हैं, एक हाजी मौला याद रखना है, एक सीदी मौला याद रखना है। सीदी मौला का जो वध किया था वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था, और जो हाजी मौला का जो वध किया था ये भी एक संत ही थे। इनका जो वध किया था वो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। यहाँ पर ये बात को याद रखना। हाजी मौला, ये सभी विद्रोह, जितने भी विद्रोह हुए थे सभी विद्रोह में बहुत गंभीर विद्रोह था, लेकिन ये विद्रोह क्यों हुआ? क्या इसका कारण था? तो मैं आपको बताऊं, ये कोतवाल, दिल्ली का जो कोतवाल था उसका नाम था फखरुद्दीन। फखरुद्दीन का मुक्ति पात्र दास था ये। हाजी मौला जो था पहले जो था फखरुद्दीन का दास होता है, और उसके बाद ये इसको दास से मुक्त कर देता है, तो इसी को कहते हैं मुक्ति पात्र दास। वह जो है काजी अलाउ मुल्क की मृत्यु के बाद, देखो जो काजी था अलाउ मुल्क, जो अलाउद्दीन खिलजी के बहुत ही करीब था, इसकी मृत्यु हो चुकी है इस वक्त, और इसकी मृत्यु के बाद दिल्ली का कोतवाल बनना चाहता है हाजी मौला। कौन बनना चाहता है? हाजी मौला बनना चाहता है। लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी है वो हाजी मौला को इस दिल्ली का वो कोतवाल नहीं बनाता। वो किसको बनाता है? वो दिल्ली का कोतवाल बनाता है। वो दिल्ली का कोतवाल किसको बनाता है? बयाज तरमीजी को। बयाज तरमीजी। तो लेकिन एके ने बयाज तरमीजी को दिल्ली का, वह अयाज को सीरी का कोतवाल था। सीरी एक जगह है दिल्ली में, वहाँ का कोतवाल किसको बनाता है? अयाज को बनाता है। और दिल्ली का कोतवाल किसको बनाता है? बयाज तरमीजी को बनाता है। लेकिन इस बात से ये जो हाजी मौला है ये संतुष्ट नहीं होता, खुश नहीं होता, और ये विद्रोह कर देता है। और इस विद्रोह में धोखे से, इस विद्रोह में धोखे से जो तरमीजी है इसका वध कर देता है, लेकिन जो अयाज है इसका वध करने में ये सफल नहीं हो पाता। तो जब ये इसका वध कर देता है, और जब ये इसका वध कर देता है किसका? तरमीजी का, तो इस समय जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश की जो पुत्री होती है, जरूरी नहीं है कि उसकी एक ही पुत्री थी जिसका नाम रजिया था, उसकी और भी पुत्री थी। तो उसकी जो पुत्री होती है उन्हीं का जो एक वंशज होता है जिसका नाम होता है शाही शाह। क्या नाम होता है? शाही शाह। तो ये जो शाही शाह था इसको दिल्ली का राजा बना देता है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा देता है। कौन? हाजी मौला। और इस समय अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी बाहर अपने अभियान में व्यस्त है। तो ये क्या करता है? दिल्ली का, ये लिख रहा है, शाही शाह को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया। हमीमुद्दीन ने इस विद्रोह को शांत किया था। अलाउद्दीन खिलजी नहीं है, लेकिन इस समय अलाउद्दीन ने दिल्ली का नेतृत्व हमीमुद्दीन को दिया हुआ था, और हमीमुद्दीन ने इस विद्रोह को क्या किया? शांत किया। और इसमें जो हाजी मौला है इसको, और जो ये है क्या नाम है इसका, शाही शाह, इनको पकड़ करके हमीमुद्दीन अलाउद्दीन खिलजी के सामने ले जाता है, और अलाउद्दीन खिलजी इन दोनों का सर कलम कर देता है। तो यहाँ पर हाजी मौला का भी विद्रोह क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के विद्रोह। इसके आगे जो हम पढ़ने वाले हैं, इसके आगे हम पढ़ेंगे इसकी विजय के बाद
बारे में, यानी कि इसके आगे पढ़ेंगे हम मंगोल आक्रमण के बारे में। किसके बारे में? मंगोल आक्रमण के बारे में। और फिर अलाउद्दीन के अभियान के बारे में, यानी कि इसके साम्राज्य विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। हो गया? अब इसको स्क्रीनशॉट में